Namaskar everyone, welcome to our channel CET Study X. I am Poonam, your mentor, and this is my fourth polity lecture. Before we start today's topic, I just want to introduce about this channel CET Study X. Here we provide you free online study material for various kinds of exams like SSC, Bank, CTET, HTET, REIT and other government exams. So that is our channel CET Study X with dynamic teaching faculty. So let's start today's topic, which is fundamental duties, citizenship and about president. As we have read in the previous video about fundamental rights, so let's start with fundamental duties. We should know how important the rights are for us. And also, if you know the rights, then we should also know that along with the rights, we have some duties which we are going to discuss today. Fundamental duties. फंडामेंटल ड्यूटीज को 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो कि आया था, पार्ट 4 में और आर्टिकल 51 में इसे क्रिएट किया गया है. इट इज बेस्ड ऑन जापानीज मॉडल और इसे रिकमेंड किया था जिस कमिटी ने, उसका नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी ने. आप देख सकते हैं कि पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हो गया था तो उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया था, लेकिन 2002 में 11th ड्यूटी को इसमें ऐड किया गया जो कि 86 अमेंडमेंट एक्ट के दौरान जोड़ी गई आर्टिकल 51 में. अब ये जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया इसमें था कि 6 से 14 साल तक के अपने बच्चों को पेरेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, जो कि RTE के तहत बहुत जरूरी है, जिसमें बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिलने का प्रावधान है. अब स्टार्ट करते हैं अपनी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को डिटेल में. तो फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी इज रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम. अपने राष्ट्रगान और अपने राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, उसकी गरिमा को, उसके महत्व को समझें और उसकी रिस्पेक्ट करें. नेक्स्ट वन इज हमें फॉलो करने हैं नोबल आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल. जैसे कि आप जानते हैं कि स्वतंत्रता को मिलने में अभी हमें कितने स्ट्रगल हम के साथ हमें जो है स्वतंत्रता मिली है. अभी पूरे 100 साल भी नहीं हुए हमें स्वतंत्र हुए. हमें जिन्होंने भी हमें स्वतंत्रता दिलाने में हमारी मदद की, हमारे लिए बलिदान दिया, हमें उनकी आइडियोलॉजी को संभाल कर रखना है और साथ ही हमें उनको फॉलो भी करना है. थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी इज प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. हमें अपनी संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है. नाउ फोर्थ वन इज हमें क्या करना है, अपने देश की रक्षा. कैसे? क्योंकि देश की रक्षा करना सिर्फ मिलिट्री की ड्यूटी नहीं है, ये किसी भी कंट्री के सिटीजन की ड्यूटी है कि जब कंट्री को नीड हो तो हम सभी तैयार रहें देश की सेवा के लिए, देश को अपनी सर्विस देने के लिए. अब आते हैं हम अपनी 5th फंडामेंटल ड्यूटी पर, जहां पर आपको ब्रदरहुड और एस्टेब्लिश करना है डिग्निटी वुमेन्स के प्रति. हमें ब्रदरहुड को प्रमोट करना है और वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया के एक डाइवर्सिटी वाला देश है, तो हमें रिलीजन, लैंग्वेज, रेस, कास्ट इनसे कोई फर्क तो पड़ना ही नहीं चाहिए. यही शो करेगा हमारे ब्रदरहुड को. साथ ही ऐसी कोई कस्टम को प्रमोट नहीं करना है जहां वुमेन को रिस्पेक्ट ना मिल रही हो या उसकी प्रेस्टीज हार्म हो रही हो. 6th हमारा आता है, हमें प्रिजर्व करना है हमारे रिच हेरिटेज को और हमारे कल्चर को.
हमें हमारी संस्कृति को संजो कर रखना है और आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का हमारा ये कर्तव्य है। सेवेंथ वन इज प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। हमारी नेचुरल एनवायरनमेंट में जो भी चीजें हैं, वन है, झील है, तरह तरह के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, उन सभी को हमें प्रोटेक्ट करना है और हमें इनको संजो कर रखना है। एट वन इज डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। ये बहुत जरूरी है हमें अपने अंदर एक्वायर करना, क्योंकि साइंटिफिक टेम्पर तो आप जो है अपने अंदर इसको एक्वायर करें, लेकिन इसका ध्यान रखना है कि इससे हमें हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को हार्म ना हो। नाइन्थ वन इज टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस। हमें हर प्रकार की हिंसा से बचना है जो हमें नुकसान दे, और अगर हम इस हिंसा से बच सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसमें पब्लिक प्रॉपर्टी का बहुत लॉस होता है और कहीं ना कहीं हम पब्लिक प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। तो ना तो हमें हिंसा में भाग लेना है और हिंसा करने वालों को भी हमें यह समझाना है कि ये जो वायलेंस है इससे किसी का भी भला नहीं होता। टेंथ वन इज एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। हमें हर उस ग्रुप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है जो हमारे देश को, हमारी कंट्री को ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक पहुंचाए। अब 11th फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हमने पढ़ा था कि ये हमने 2002 में ऐड हुई थी हमारी 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 51 में, जिसमें लिखा गया था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को उनके पेरेंट्स और गार्जियन प्रोवाइड करवाएं एजुकेशन, क्योंकि उनका ये हक है। तो ये थे हमारी फंडामेंटल ड्यूटी। अब हम डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप। सिटीजनशिप डिस्कस करने से पहले हम जान लें कि सिटीजनशिप जो है वो क्या है। एक फुल मेंबरशिप होती है ये किसी भी कम्युनिटी और स्टेट की जहां पर हम रहते हैं। और सिटीजनशिप को अगर इसकी शुरुआत करें हम 15 अगस्त 1947 से, व्हेन इंडिया डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान। ऐसे में दोनों देशों के लोगों ने लार्ज स्केल पर क्या शुरू कर दिया था, पलायन, आना जाना। तो कुछ इंडिया से पाकिस्तान तो कुछ पाकिस्तान से इंडिया आ जा रहे थे। पार्टीशन के 1 साल बाद तक भी ये आना जाना, इस पर ना रोक थी ना ही ये बंद हुआ था। इस पर एक रोक लगाने के लिए 19 जुलाई 1948 में परमिट सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड, जिसमें पीपल कुड क्रॉस द बॉर्डर ओनली विद द प्रायर परमिशन। गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन के बिना वहां पर कोई आ जा नहीं सकता था। अब जो कि पासपोर्ट और वीजा का ऑल्टरनेट था, क्योंकि नए नए देश बने थे तो ये इतना जल्दी पॉसिबल नहीं हुआ था। अब कहीं 1950 में जाकर पासपोर्ट और वीजा जो है वो मैंडेटरी हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 2 में आपको मिलेगा सिटीजनशिप के बारे में, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। तो ये था कुछ सिटीजनशिप से जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें। और ये जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था इसमें 1976 में, जिसमें इंसर्ट किए गए थे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी, और जिसमें कि हमने पीछे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज डिस्कस कर चुके हैं। 11th वाली बाद में ऐड हुई थी 2002 में, ये भी हमने अभी देखा। और अब हम देखने वाले हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986 ने प्रोवाइड किया है कि क्या आप कैसे एक्वायर कर सकते हैं सिटीजनशिप इंडिया में। तो इसके कुछ 5 तरीके बताए हुए हैं। तो वही 5 वेज अभी हम देखने वाले हैं सिटीजनशिप के बारे में। तो फर्स्ट वन इज सिटीजनशिप बाय बर्थ, जिसका बर्थ 26 जनवरी 1950, जिसका बर्थ 26 जनवरी 1950 या इसके बाद का है तो वह इंडियन सिटीजन कहलाएंगी। इससे कोई फर्क नहीं कि पेरेंट्स आपके सिटीजन हैं। अगर, लेकिन इसमें 2 कंडीशंस दी हुई है कि वो भारत का नागरिक सिटीजन नहीं माना जाएगा अगर तो उसके पेरेंट्स
फॉरेन डिप्लोमेट है या फिर वो किसी वो एनिमी एलियन कंट्री से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट वन इज सिटीजनशिप बाय डिसेंट। अब इसमें क्या है, वो पर्सन जो बॉर्न है 26 जनवरी 1950 को या फिर इसके बाद इंडिया के बाहर से आया है, लेकिन उसके पेरेंट्स इंडियन है, वो भी इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं। और इसी में ये भी है कि जिसके फादर मदर में से कोई एक इंडियन सिटीजन हो, वो भी इंडियन सिटीजनशिप इंडिया की ले सकता है, भारत का नागरिक बन सकता है। नेक्स्ट है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन में क्या है, इंडियन ओरिजिन का कोई पर्सन, इसमें मिनिमम ईयर्स यहाँ दिए हुए हैं 5 ईयर्स, 5 सालों से अगर यहाँ रह रहा हो तो सिटीजनशिप वो पा सकता है। नेक्स्ट ये है कि ऐसा पर्सन जिसकी इंडियन सिटीजन से शादी हुई हो, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने से पहले मिनिमम वही 5 ईयर्स से इंडिया में रह रहा हो, वो भी अप्लाई कर सकता है, या फिर उसके बच्चे इंडियन सिटीजन हो तो भी वो रजिस्टर कर सकता है इंडिया की सिटीजन के लिए। नेक्स्ट आपका आता है सिटीजनशिप में सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। अब बाय नेचुरलाइजेशन यू कैन ऑल्सो गेट इंडियन सिटीजनशिप। इसमें क्या है आपका कि जो ये आपका दिया हुआ है renounces his citizenship of the other country, इसमें इंडिया की सिटीजनशिप के लिए आपको किसी और कंट्री की सिटीजनशिप, जो आपने पहले जिस कंट्री के सिटीजन थे, वो आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर आपको मैं बताऊं एग्जाम्पल के लिए, अक्षय कुमार ने कनाडा की सिटीजनशिप ली हुई है, दीपिका पादुकोण ने दानिश की सिटीजनशिप ली हुई है, तो अब ये लोग क्या कर सकते हैं, ये वोट नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी अपना किसी और कंट्री की सिटीजनशिप लेके जो इंडिया की सिटीजनशिप है उसको खो दिया है, या फिर वो अपने आप ही रद्द हो गई है। आगे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा। इसमें क्या दिया हुआ है कि जो आपने अगर आपको नेचुरलाइजेशन से इंडिया की सिटीजनशिप लेनी है तो उन्होंने जो भी ले रहा है वो डेट ऑफ एप्लीकेशन से जस्ट पहले 12 मंथ के लिए गवर्नमेंट को सर्विस दी हुई हो उन्होंने, या फिर 12 मंथ या फिर बिफोर 12 मंथ ड्यूरिंग 7 ईयर्स उन्होंने 4 साल से कम टाइम तक रिजाइड किया हो या फिर गवर्नमेंट सर्विस में रहे हो, वो भी नेचुरलाइजेशन के तरीके से इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं। अब कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है नेचुरलाइजेशन के अंदर कि आपके पास क्या होना चाहिए, गुड कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर गुड होना चाहिए। और नेक्स्ट है कि जो भी सिटीजनशिप ले रहा है नेचुरलाइजेशन से, उसे नॉलेज होनी चाहिए उन लैंग्वेजेस की जो रिकॉग्नाइज्ड हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये कुछ कंडीशन थे जिससे आप नेचुरलाइजेशन से इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं। लास्ट वन इज सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। यदि इंडिया में अभी कोई टेरिटरी नहीं, जैसे ये 29 स्टेट्स और हमारे पास 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है हमारे पास, जो उनके अब तो ये 28 स्टेट्स हो गए हैं। इन 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज के अलावा अगर हमारे पास कोई और टेरिटरी ऐड होती है तो उनके जो भी सिटीजन होंगे वो ऑटोमेटिकली उनको मिल जाएगी इंडिया की सिटीजनशिप। तो ये था सिटीजनशिप हमारा। नेक्स्ट हम आते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं तो ये आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट के बारे में हमें बताया हुआ है, और आर्टिकल 53 में जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो बताई हुई है हमें। तो प्राइमरली जो द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट इज टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ ऑफ इंडिया एज मेड पार्ट ऑफ हिज ओथ।
तो अगर मैं प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि हमारे पहले प्रेसिडेंट कौन थे। तो द फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल एंड करंट प्रेसिडेंट इज रामनाथ कोविंद। तो अब आगे बढ़ते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। हमें जैसे कि पता है कि ये हेड ऑफ द रिपब्लिक है, ये पूरी कंट्री के भी हेड हैं हमारे प्रेसिडेंट जो होते हैं। और जितनी भी ट्रिटीज होती हैं, जितने भी एक्शंस हम लेते हैं हमारे कंट्री के लिए, वो सब इन्हीं के नाम पर होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पर। एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन इन हिज नेम। और ये एडवाइस जो हमें प्रेसिडेंट को देते हैं वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, जो कि आर्टिकल 74 में मेंशन है। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये कब एक्सेप्ट किया गया था? ये 42nd और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया है ये। और हमारे इंडिया के फर्स्ट सिटीजन जो माने जाते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट माने जाते हैं, और प्रेसिडेंट की वाइफ को हम फर्स्ट लेडी बोलते हैं। और आर्म्ड फोर्स के सुप्रीम कमांडर भी बोला जाता है प्रेसिडेंट को। ये सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट का जो है इलेक्शन वो कैसे होता है। बेसिकली प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा है? इनडायरेक्ट इलेक्शन। और ये इलेक्टोरल कॉलेज मेंबर्स कैन पार्टिसिपेटेड इन प्रेसिडेंट इलेक्शन। जो भी इस इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स होते हैं सिर्फ यही पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। अब देख लेते हैं ये क्या क्या क्राइटेरिया कंसिस्ट करती है। ये सारा क्राइटेरिया कंसिस्ट जो करती है वो आर्टिकल 54 में है। और ये आर्टिकल 54 में ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक तरीका है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जिसे कहते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसी के द्वारा होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन, इसी के द्वारा जो है वोट करते हैं। अब बात कर रहे हैं हम आर्टिकल 54 में जो इंक्लूड है इलेक्टोरल कॉलेज में क्या क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है, कौन कौन वोट कर सकता है कौन कौन नहीं। तो इसमें जो है आपका इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस, दोनों हाउसेस के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है, जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो अलाउड नहीं है यहाँ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। जैसे राज्यसभा है, राज्यसभा में आपके 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, और लोकसभा की अगर हम बात करें तो उसमें 2 जो एट प्रेजेंट स्ट्रेंथ है उसमें 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। तो ये सभी जो है ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है ये अलाउड नहीं है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के प्रेसिडेंट के। और नेक्स्ट है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस इलेक्शन में, इंक्लूडिंग नेशनल कैपिटल या टेरिटरी ऑफ दिल्ली और यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी और दिल्ली। इनके जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं इलेक्टेड, ये भी पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन। इलेक्शन अगर आप लड़ रहे हैं प्रेसिडेंट का तो आपको क्या क्या जो है रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको फुलफिल करनी है। ये है ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आपको भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है अगर आप बन रहे हैं प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है आपकी एज 35 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। 35 साल की आप जो है आयु पूरी कर चुके हो तब आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, इलेक्शन आप लड़ सकते हैं। नेक्स्ट है आप क्वालिफाइड होने चाहिए इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। आप सबसे बड़ी जो है क्वालिफिकेशन वो ये होनी चाहिए कि आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में ना हो अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही आप इस इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। और आप जो है
प्रकार जो है आप इलेक्शन लड़ सकते हैं प्रेसिडेंट के। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन जो अभी हमने डिस्कस की है ये सब हैं, तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, मिनिस्टर ऑफ द यूनियन और ऑफ एनी स्टेट। तो इस तरीके से आप इलेक्शन को लड़ सकते हैं प्रेसिडेंट के। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट से स्टार्ट करके इसकी अभी हमारे यहाँ पे जो जो पावर है प्रेसिडेंट की, और कैसे प्रेसिडेंट को हटाया जाता है अगर उसके काम अच्छे नहीं है, या फिर उसको काम अच्छे से नहीं कर रहा, या फिर उससे कोई प्रॉब्लम है, अच्छा नहीं लग रहा है, उसके काम को सराहा नहीं जा रहा है, अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो उसे कहते हैं इम्पीचमेंट। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉलो अस ऑन टेलीग्राम चैनल CET Study X। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। नमस्कार।